अगर आपसे पूछा जाए कि 5 + 5 क्या होता है, तो किसी क्लास 1 के बच्चे बता देंगे कि 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, तो सिंपल नंबर्स का एडिशन है। लेकिन वेक्टर्स, जिसके बारे में हम लोग पर बात किया था कि वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर का जो है टाइप्स क्या है, ठीक है, तो वेक्टर्स को आप इस तरीके से नहीं जोड़ पाए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, उसके ऊपर 5 न्यूटन और 5 न्यूटन का फोर्स इस दिशा में लग रहा है, तो दोनों जुड़ेंगे कितना आएगा, 10 न्यूटन आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये ब्लॉक है, ये 5 न्यूटन इधर है और इधर 5 न्यूटन है, दोनों को जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा, 0 न्यूटन आ जाएगा। यहाँ पर भी 5 न्यूटन 5 न्यूटन है, यहाँ भी 5 न्यूटन 5 न्यूटन है, यहाँ पर रिजल्ट जो है 10 न्यूटन आ रहा है और यहाँ पर रिजल्ट बहुत अलग 0 होता है, कोई असर ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस उदाहरण से हमको ये पता चलता है कि वेक्टर्स को जोड़ने के लिए कुछ नए नियम होंगे। ठीक है, और इन नियमों को खोजा गया। ये नियम जो है 3 है। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और तीसरा है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वास्तव में रूल एक ही है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लेकिन उसी को नए ढंग से बोल दिया जाता है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो जाता है, और नए ढंग से बोल दिया जाता है तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो आइए वेक्टर एडिशन में जो है हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को पढ़ते हैं कि क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या कहता है? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, जरा ध्यान सुनिएगा। इसके अनुसार इफ 2 वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order. फिर से सुनिए, if 2 vectors can be represented in magnitude and direction by the 2 sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order. किसी भी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था? एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता था। एरो की लंबाई उसका क्या बताती थी? मैग्नीट्यूड, और एरो हेड क्या बताता था? डायरेक्शन। तो अगर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार अगर यहां पर ट्रायंगल ले लिया है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है हमारा, मान लीजिए ट्रायंगल है ABC और इसका साइड AB जो है एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस वेक्टर का नाम है क्या? P वेक्टर। तो यह साइड P वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब कि इसकी लंबाई इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है और एरो हेड डायरेक्शन को। और इसी क्रम में आगे बढ़े तो BC जो साइड है वह Q वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो AB BC सेम ऑर्डर में है। ठीक है, अगर उसी ऑर्डर में चलेंगे तो CA पर पहुंचेंगे, लेकिन नहीं, अब रिवर्स ऑर्डर में इसको एरो मार्क करना AC। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर, तो दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट? P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। ठीक है, मतलब अगर एक ट्रायंगल की 2 साइड्स एक ही क्रम में लेने पर 2 वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के रूप में साथ साथ रिप्रेजेंट करें, तो थर्ड वाली जो साइड है टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर, A B C A नहीं, C से A नहीं, A से C है, taken in the reverse order will represent the resultant of the 2 vectors. ठीक है, ओके, तो यही है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब
अब आपसे प्रश्न हम पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। यहां पर एक ट्रायंगल है, यह एक्स वेक्टर है, यह जो साइड लेंथ है वो एक्स वेक्टर है, और यह जो साइड लेंथ है वाई वेक्टर है, ठीक है। और यह जो है वह जेड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जरा सा बताइए कि एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर क्या होगा, जरा बताइए तो कितना होगा, हाउ मच। थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर जेड वेक्टर अगर इधर की तरफ रहा होता तो ट्रायंगल के अनुसार जेड वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई वेक्टर, लेकिन जेड वेक्टर जो है इधर की तरफ हो गया, ठीक है। तो अगर इधर से इधर अगर लगे तो इसको माइनस जेड लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए पहले यह जो है, यह जो साइड होगी इधर की तरफ अगर एरो अगर आप लेते हैं तो वो एक्स प्लस वाई को रिप्रेजेंट करेगा, और ये x प्लस वाई क्या होगा, ये z है तो ये वाला क्या होगा, माइनस जेड होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन x वेक्टर प्लस वाई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जेड वेक्टर। क्यों माइनस जेड वेक्टर, जेड वेक्टर ये है, जबकि x प्लस वाई क्या होगा, ये इधर होगा, ठीक है। तो इसी वेक्टर को अगर पलट दिए तो माइनस जेड वेक्टर हो जाएगा। x वेक्टर प्लस वाई वेक्टर इज माइनस जेड वेक्टर, और इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, x वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर इज इक्वल हाउ मच, 0 हो जाएगा। दिस विल टर्न आउट टू 0। सो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एक और अच्छी चीज होगी कि अगर एक ट्रायंगल तीनों साइड जो है एक ही क्रम से अगर 3 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें तो तीनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक उपलब्धि ये हुई। अब आइए दूसरे लॉ की तरफ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ये कहता है if two vectors acting simultaneously at a point can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, the resultant is represented completely both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point। फिर से सुनिए, if two vectors acting simultaneously at a point can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, the resultant is represented completely both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point। तो अगर मान लीजिए किसी कोई दो वेक्टर्स, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम, मान लीजिए पैरेललोग्राम का नाम मैंने ले लिया ए बी सी डी, ठीक है। ए बी साइड वेक्टर पी को रिप्रेजेंट करता है और एडी साइड वेक्टर क्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या साइड ए बी और साइड ए डी एडजेसेंट साइड्स हैं, बिल्कुल ये एडजेसेंट साइड्स हैं, साइड ए बी और साइड ए डी दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में एडजेसेंट साइड्स का मतलब है, अब देखिए ये दोनों एडजेसेंट साइड्स क्या दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यस बिल्कुल। ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी वेक्टर को, बोथ इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब इसकी लंबाई जो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है और एरो हेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द सेम फैशन ए डी जो है क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और एरो हेड उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो यह जो डायगोनल जो दोनों के कॉमन पॉइंट से, दोनों वेक्टर्स के टेल से गुजरेगी, यह जो वेक्टर होगा वो क्या होगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार यह पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कोई नया नियम नहीं है, ये ट्रायंगल लॉ का ही मैनिफेस्टेशन है। आप देखिए यह साइड इसके पैरेलल है, तो अगर ये पूर्व की दिशा में तो ये भी किधर है? पूर्व की दिशा में है। क्या इसकी लंबाई के बराबर होगी? बिल्कुल होगी। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो अगर क्यू वेक्टर को उठा करके यहां पर रख दिया जाए, क्यू वेक्टर को यहां रख दिया जाए, तो यह पी वेक्टर और यह क्यू वेक्टर, तो यह क्या हो जाएगा? पी प्लस क्यू वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ के अनुसार इसी में ट्रायंगल लॉ छुपा हुआ, देखिए ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन थोड़ा खूबसूरत लगता है, इसलिए ये एक लॉ के रूप में ले लिया जाता है। एक्चुअली कोई नया नियम नहीं है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया। अब हम लोग जो है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। एनालिटिकल ट्रीटमेंट मतलब हम ग्राफ से मुक्ति पाना चाहते हैं, हर जगह डायग्राम बनाने से मुक्ति पाना चाहते हैं। हम अक्षरों की मदद से चाहते हैं कि लेटर्स में, है ना, जैसे मेरे जेब में जितने रुपए हैं और आपकी जेब में जितने रुपए हैं उसका सम 100 रुपए है, तो मेरी जेब में x मान लीजिए, आपकी जेब में y, तो x प्लस वाई क्या हो गया? 100 हो गया। तो आपको नोट दिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए अलजेब्रा की मदद से जो है हम लोगों ने उसको लिख लिया, उनके बीच में रिलेशनशिप। उसी तरह से वेक्टर्स को जोड़ने का एनालिटिकल मैथमेटिकल तरीका, मतलब कोई ऐसा फार्मूला बता दीजिए कि दो वेक्टर्स अगर मालूम है और उनके बीच का एंगल मालूम है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाला जाए। ठीक है, यही टारगेट है हमारा। तो इसी को हम सुंदर लैंग्वेज में बोलते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो मान लीजिए कि ये दो वेक्टर्स है, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, और उनके बीच में जो एंगल है वो कितने के बराबर है? थीटा के बराबर है। ठीक है, ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, और उनके बीच में एंगल कितना है? थीटा के बराबर है। ओके, हमें इधर रिजल्टेंट निकालना है, तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन हमको मालूम ही है कि उनके बीच का रिजल्टेंट जो होगा वो ये होगा। ठीक है, दिस इज इक्वल रिजल्टेंट आर वेक्टर एंड दिस इज इक्वल पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ठीक है, ओके, इनके बीच में थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। यह लंबाई p के बराबर है, यह लंबाई q के बराबर है, तो यह भी लंबाई q के बराबर हो जाएगा। तो हमने यहां से इसको आगे बढ़ा दिया और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो यह देखिए, यह हमें एक राइट ट्रायंगल मिल जा रहा है। तो राइट ट्रायंगल में क्या किया जा सकता है? पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। हम मान लीजिए कि रिजल्टेंट वेक्टर जो p वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है। तो हमारी इच्छा ये है कि r के लिए एक्सप्रेशन निकाला जाए और अल्फा के लिए एक्सप्रेशन निकाला जाए। r के लिए जो एक्सप्रेशन निकालेंगे वो r के मैग्नीट्यूड को बताएगा, और अल्फा के लिए जो एक्सप्रेशन निकालेंगे वो क्या करेगा? डायरेक्शन, जो r वेक्टर है उसके डायरेक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, तो यहां से यहां तक लंबाई, यहां से यहां तक जो लंबाई होगा वो तो p से दर्शाया जाएगा। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, केवल उसके ऊपर से वेक्टर हटा दीजिए तो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब यह चीज जो होगा, यह लंबाई क्या होगा? यह लंबाई b से d, निश्चित ये q है, तो यह क्या हो जाएगा? q cos थीटा के बराबर हो जाएगा। अब cos थीटा लीजिए, cos थीटा इक्वल टू bd बाय हाइपोटेन्यूज BC, और BC जो है Q वेक्टर के बराबर है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू BD बाई BC, और इसकी लंबाई क्या है? Q के बराबर है। तो BD इज इक्वल क्या हो जाएगा? Q इंटू cos थीटा के बराबर हो जाएगा। दिस इज Q इंटू cos थीटा। उसी तरह से साइन थीटा लेंगे तो यह क्या हो जाएगा? Q इंटू साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब ट्रायंगल ADC में चलते हैं। इन ट्रायंगल ADC we have
what do we have? AC square is equal to CD square plus AD square. AC क्या है? वेक्टर R, रिजल्टेंट वेक्टर R का मैग्नीट्यूड है तो होल स्क्वायर। और CD क्या है? CD Q साइन थीटा के बराबर भी है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस AD क्या है? P प्लस Q cos थीटा के बराबर है तो दिस इज इक्वल Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ P Q cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसमें Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा में Q स्क्वायर अगर कॉमन ले लें इस P स्क्वायर को बाहर लिख दिया जाए तो ये Q स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 तो सीधे Q स्क्वायर बच गया प्लस ये क्या होगा 2PQ cos थीटा तो ये हो गया रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ PQ cos थीटा। देखिए धमाकेदार फार्मूला आपको मिला। तो दो वेक्टर P वेक्टर और Q वेक्टर अगर मालूम है मतलब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर हमको मालूम है तो हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। इसके लिए कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं। P वेक्टर मालूम होना चाहिए, Q वेक्टर मालूम होना चाहिए और उनके बीच का एंगल मालूम होना चाहिए। ठीक है। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन जो पता करना होगा तो आप इस ट्रायंगल में जो tan अल्फा निकाल लीजिए। tan अल्फा निकाल लीजिए तो tan अल्फा जब निकालेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? tan अल्फा इज इक्वल टू जो है वो परपेंडिकुलर CD डिवाइडेड बाई AD हो जाएगा। और CD कितना है? CD इक्वल Q साइन थीटा है, Q साइन थीटा है और AD क्या है? P प्लस Q cos थीटा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू इतना हो गया। Q वेक्टर मालूम है, Q मालूम है, दोनों के बीच का एंगल मालूम है, साइन थीटा मालूम है, cos थीटा मालूम है, Q मालूम है, P मालूम है तो tan अल्फा मालूम है तो उससे अल्फा पता चल जाएगा। अल्फा कैसे पता चल जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू लिखा जाएगा tan इनवर्स ऑफ Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q cos थीटा। ठीक है। यानी आप कहेंगे क्या? आप कहेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर R होगा वह P वेक्टर से एक ऐसा एंगल बनाएगा जिसका tan अल्फा जो होगा कितने के बराबर होगा? Q साइन थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा के बराबर होगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए अल्फा जो एंगल है, अल्फा जो एंगल है वो किस वेक्टर से है? P वेक्टर से है। ठीक है। P वेक्टर से P वेक्टर यहाँ अकेला है। देखिए P वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ अकेला है। ठीक है। और Q के साथ Q साइन थीटा और Q cos थीटा, यहाँ पर Q cos थीटा ऐड कर दिया गया, ये Q साइन थीटा कर दिया गया। अगर कोई बच्चा रिजल्टेंट का एंगल जो है अगर निकालना चाहता किसी Q वेक्टर से अगर निकालना चाहता तब यहाँ क्या हो जाता है? Q हो जाता है, यहाँ P और यहाँ पर P हो जाता है। ये याद करने का तरीका कि वहां पर क्या है, ऐसा ना कि एग्जाम में क्या भूल गए है। ठीक है। सो दैट्स द गुड थिंग दैट वी हैव अटेन्ड। ठीक है। ओके। तो यह एनालिटिकल तरीका है जिसके जरिए हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। इस पर अभी ढेर सारे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बारे में चिंता मत करिए। कुछ प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में बात करेंगे लेकिन आज मैं यही रोक दे रहा हूं। ठीक है। इतना आप लोग पढ़िए, महत्वपूर्ण चीज आज पढ़ाई गई है वेक्टर्स के बारे में। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना पढ़ाया गया उसको किताब से पढ़िए।